वेलकम बैक। हम हार्ट अटैक के ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इसको, आम बंदा कैसे इसको जान सकता है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट एड के ऊपर हम बात कर रहे थे कि जब किसी के बारे में पता चल जाए तो CPR का होता है सिस्टम, सब कुछ, ये किस तरीके से दिया जा सकता है? क्या कोई भी दे सकता है घर पे? अगर किसी को पता चल जाए तो उसको CPR किस तरह से दिया जाना है? राइट। अच्छा, ये दो फ़र्क चीज़ें, हार्ट अटैक और सडन कार्डिक अरेस्ट या कार्डिक डेथ में दो फ़र्क चीज़ें हैं। हार्ट अटैक अमूमन होता है कि कोई ना कोई आपकी जो दिल की शरीयानें जो ख़ुद दिल को खून सप्लाई करें, उनमें से कोई एक मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए किसी क्लॉट के आने की वजह से या किसी भी वजह से, तो दैट लीड्स टू अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए जो आप घर पे चीज़ कर सकते हैं ना, दैट इज़ कि एक डिस्प्रीन की गोली 300 मिलीग्राम की, ये एक कॉमन मैं नॉलेज बता रहा हूँ कि कम से कम अगर किसी को लगे कि भाई वो इस तरह की हादसे से गुजर रहा है या कोई आसपास वाले बंदे को लगता है कि वो, उसको एटलीस्ट द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि उसको 300 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली चबा के खिला दें, मतलब स्वॉलो ना करे, चबा ले। अच्छा। और चबा के उसको खा ले। उससे क्या होगा? डिस्प्रिन जो है वो क्लॉट का मैकेनिज़्म है ना, हमारे बेसिकली ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनमें कभी कभी थोड़ा सा ब्लड जो है वो थिकन होके क्लॉट का ज़रिया ले लेता है और वो उस नाली को बंद करके हार्ट अटैक करवा देता है, जो फाइनल प्रोसेस बनता है। ठीक। तो डिस्प्रिन उस एक्शन को कहीं ना कहीं रोकती है। ओके। तो दैट इज़ वन थिंग दैट एवरी कॉमन मैन कैन डू कि एक डिस्प्रिन की गोली अपने पास लाजमी तो रखें। जो क्लॉट बन रही होती है इसको पतला कर देती है, क्या करती है खून को? कुछ लोग इस तरह की भी बात करते हैं ना, खून पतला करती है। पतला करना शायद सही मुनासिब लफ्ज़ ना हो। अच्छा। जैसे हमारी प्लेटलेट्स का सबने सुना ही होगा, डेंगू की वजह से बड़े इन हाईलाइट हैं, तो सब प्लेटलेट्स को समझते ही हैं। प्लेटलेट्स हमारे छोटे छोटे मिल के ना एक गुच्छा सा बना देते हैं। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं अगर कोई नाली तंग हो तो उसको बंद कर सकती है। हाँ। तो ये जो डिस्प्रिन है इस प्लेटलेट्स की आपस में जो चिपकने वाला जो प्रोसेस है उसको कम करती है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उस क्लॉट की फॉर्मेशन को वो फर्दर आगे रोकेगी। तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। चबाने से ये होगा कि डिस्प्रिन जो वो टैबलेट है वो टूट के जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसलिए स्वॉलो करने के बजाय उसको चबा के खा लें। दैट इज़ वन थिंग दैट एवरी पर्सन कैन डू। एंजियोप्लास्टी वाला भी सीन इसी सिनेरियो में सब कुछ आता है, आपको भी पता है, क्योंकि वो जो सिम्टम्स एकदम से आते हैं मेरे, क्योंकि अभी भाई जो मुझसे बड़े वाले भाई हैं, कामन भैया, उनको अभी एंजियोप्लास्टी हुई है और बड़ी यंग एज में हो गई। वो गाड़ी चला रहे थे, ऑफिस से घर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको अटैक हुआ है, पेन हुई है और बस गाड़ी उन्होंने साइड पे लगाई है, रोके, और उसी गाड़ी में वो बेहोश हो गए थे। उनको इस तरीके के सीवियर पेन थी, उनको पसीने आ रहे थे, एंड देन उनको लेके गए तो फिर उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। ये सिनेरियो जो होता है, अब अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई बंदा जा रहा है और इसी तरीके से उसको कोई अटैक पड़ता है, पेन होती है, पसीने एंड ऑल दैट, अब वो अपने साथ उस वक्त तो डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, बंदा ट्रैवलिंग में, रास्ते में कहीं गया हुआ है, फिर उस वक्त क्या सिचुएशन, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेगा? उस वक्त तो यही ठंडा है पानी कि पिए, क्या करे? उस वक्त पानी वगैरह पीने से तो नहीं होगा। उस वक्त तो ही नीड्स इमीडिएट हेल्प। द फर्स्ट थिंग एंड द ओनली थिंग ही कैन डू इज़ कॉल फॉर हेल्प। मतलब 1122 पे आप कॉल कर लें। अच्छा। आप किसी हेल्थ सर्विस को बता दें, आपका कोई रिलेटिव है, अगर आपकी स्पीड डायल पे है, यू कैन कॉल समबडी कि जी मैं यहाँ पे हूँ एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई नीड हेल्प। 1122 को कॉल करना इज़ अ वेरी रिलायबल ऑप्शन एज वेल, क्योंकि हेल्थ नेटवर्क बड़ा बेहतर होता जा रहा है और बड़ी अर्ली सर्विस और दे विल टेक यू टू द नियरेस्ट कार्डिक इमरजेंसी। इतना टाइम होता है, मेरे भाई ने भी अपनी बेगम को कॉल कर लिया था। 1122 वालों को बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि कौन सी नियरेस्ट हेल्थ सर्विस है और कहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो दे विल टेक यू टू द नियरेस्ट कार्डिक इमरजेंसी। और उसमें जैसे आपने बताया और मैं जो खुद भी बात कर रहा था कि अब बेहतर इतनी होती जा रही है कार्डिक ट्रीटमेंट कि पहले हम दवाइयाँ देते थे, खून पतला करने वाले इंजेक्शन देते थे। अब ये है कि एंजियोग्राफी services are available in government hospitals 24/7 and private hospitals as well. तो everybody, even मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं भी अफोर्ड कर सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो 24 घंटे जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं। They can take you to the nearest cardiac emergency. सर, ये जो एंजियोग्राफी है, इसके बाद बंदा इतना वीक क्यों हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है? हमारे ऑफिस में भी हमारे एक हैं, नदीम साहब हैं, हमारे कंटेंट राइटर हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है कोई 1.5 महीना 2 महीना हो गया, और वो भी ना पहले तो 1 महीना जो स्टार्ट का था उसमें तो बिल्कुल ही वो जैसे होते हैं ना, शुद्ध रहते थे वो। हम उनसे बात करते थे, उनको थोड़ा सा डिले समझ आती थी चीज़ें और डाउन थे, और वो इतने एक्टिव, वो मार्शल ट्रेनर बंदे हैं, और उनके साथ इस तरह का सीन हो गया। तो मैं ये कहती हूँ कि इसके बाद बंदा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ये आता है सिम्टम? इसका ना डायरेक्टली एंजियोप्लास्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ये दो फ़र्क सिनेरियोज़ हैं।
अगर तो कोई ऐसी फॉर एग्जांपल दिल की नाली तंग थी, आपको हार्ट अटैक से पहले पता चल गया, एंजियोग्राफी हुई, स्टेंटिंग होगी, बेहतर हो गया, ऐसे पेशेंट्स जनरली ये एंजियोप्लास्टी कराने के बाद बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले जो नाली तंग थी, जो उनको डेफिशिएंसी थी, वो ख़त्म हो जाती, तो वो बेहतर फील करते हैं। हाँ, कभी कभी लोग थोड़ा कॉशियस ज़रूर हो जाते हैं, ज़रा खाने पीने में एहतियात करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा मे बी लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, बट दैट्स इट। सेकंड मतलब थोड़ा सा डर सा रह जाते हैं लोग। सेकेंड सिनेरियो उन लोगों का है जिनको एक मैसिव हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छा। तो जब मैसिव हार्ट अटैक होगा तो दिल की फंक्शनिंग जो है, अगर से उनकी पहले बहुत अच्छी थी, तो वो जब रिड्यूस हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेफिसिट तो बॉडी की फंक्शनिंग में आएगा ना, जब हार्ट उस कैपेसिटी पे अब काम नहीं कर रहा। तो जिन लोगों को मैसिव हार्ट अटैक्स होते हैं, यस, वो उनकी आगे लाइफ थोड़ी सी ज़रा जो है वो इनिशियल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होती है, लेकिन वक्त के साथ बॉडी हमारी अडेप्ट करती जाती है। वो पेशेंट्स भी फिर विद प्रॉपर ट्रीटमेंट्स बड़े अच्छा अपनी लाइफ लीड। डॉक्टर नूर हमारे साथ बैठे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। यंगस्टर्स की बात करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट जो यंग लड़कों में देखने को मिल रहा है, क्यों? क्या कोई डाइट गलत ले रहे हैं, क्या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं, और क्या कोई चीज़ें हैं? अब आपको भी पता है कुछ बच्चे नशे तमाशे में पड़ गए हैं, कोई ड्रग्स पी ले रहे हैं, बट कितना डेंजर है, और ये जो सिचुएशन देखने को मिल रही है नौजवान में, तो ये प्लीज़ इसके बारे में बात करें। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी रियल जो आप कह रही हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यंगर पॉपुलेशन में हार्ट डिज़ीज़ जो है वो बढ़ गई है। पर्सनली मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो इसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एक तो डेफिनेटली जो है वो, अगर हम पिछले 2-1 डेकेड से देखें तो शायद लाइफ स्लो ज़्यादा हो गई है इस दौर के अंदर। मतलब जब हर चीज़ आपको फ़ोन पे अवेलेबल है, आप कोई भी किसी किस्म का खाना घर डिलीवर करा रहे हैं, टीवी का यूजेज बढ़ गया है, स्पोर्ट्स प्रैक्टिकली कम से कम होती जा रही हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी का ट्रेंड ख़त्म हो गया है। मतलब एक टाइम था जब साइकिल लेके हम तो अपने बचपन में ऐसे ही थे कि हर वक्त बाहर हैं या किसी ग्राउंड में या क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ ना कुछ। तो अब लाइफ का ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मीडिया बेस्ड हो गया है कि आप अपने फ़ोन पे हैं, आप टैबलेट्स पे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, बट लेस कि आप आउटडोर एक्टिविटी। सो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वन मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। सेकेंडली, एक्सेस टू फास्ट फूड जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ऑब्वियसली सब समझते हैं कि फास्ट फूड इज़ जनरली फ्राइड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट कंटेंट ज़्यादा है, ऑयली है, फ्राइड हैं सारी चीज़ें। कोई भी चीज़ आप फूड पैंडा पे या डिलीवरी से घर मंगवा रहे हैं, पहले एटलीस्ट एफर्ट करनी पड़ती थी कि आप जाते थे कुछ ख़ास कभी खाने जा रहे हैं। अब तो आप हर चीज़ रात को 2-2, 3-3 बजे 24 आवर डिलीवरीज अवेलेबल हैं। सो बैड ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एंड डेफिनेटली जो यूजेज ऑफ इलिसिट ड्रग्स है वो तो खैर कैन कॉज सडन हार्ट अटैक्स एज वेल। देयर आर सर्टन ड्रग्स दैट आर वेरी प्रोन टू कॉजिंग हार्ट अटैक्स। तो और अनफॉर्चुनेटली वो आजकल हमारी जो माशरे में काफ़ी ज़्यादा आम भी हो चुकी हुई हैं। सो इट्स समथिंग दैट्स वेरी स्केरी, मतलब हमारे बच्चों के लिए और यंगर जनरेशन के लिए, कि अनफॉर्चुनेटली दे आर एक्सपोज टू दिस रिस्क इन द एनवायरनमेंट। सर, ये पहले तो शीशे वगैरह के बारे में सुना था ना कि शीशा होता है ड्रग्स, इस टाइप की भी कोई चीज़ें आ गई हैं, मगर अब एक नई चीज़ आ गई है, गैस का नशा। वो गैस होती है कोई, जैसे ऑक्सीजन का नशा, सॉरी गैस बोल रही हूँ, ऑक्सीजन शॉट्स कहते हैं उसको। उसके ऊपर जैसे गुब्बारे लगा के फुलाए जाते हैं ना, उसी तरह उसको गुब्बारों के अंदर भरा जाता है, और उसके बाद उन गुब्बारों को मुंह के अंदर रख के उसका पूरा जो है ना ऐसे ऑक्सीजन उसकी ली जाती है। और वो इस तरीके का नशा है कि जो नौजवान नस्ल है ना, 5-5, 6-6 दिन इनको होश ही कोई नहीं होता। अल्लाह ना करे कुछ लड़के भी लड़कियों को इस तरह की आदत डाल देते हैं, और लड़कियों को भी इस तरह के नशे करवा रहे हैं। तो वो लड़कियों को होश ही नहीं होता, उनसे किस किस्म की वीडियोस बनवा लो, उनको कहीं ले जाओ, उनके साथ क्या काम करवा लो, उनको 4-4, 6-6 दिन होश ही नहीं लड़कियों को, और ये समझती है कि नहीं हमारा रिलेशन है इसके साथ, ये है वो है। तो ये तो इतनी गंदी चीज़ है, ये फैल रही है मार्केट में। ये क्या है? ये ऑक्सीजन जो एक नशा आई है ना, ऑक्सीजन के शॉट्स, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है? इसमें डेथ भी तो हो सकती है। देखिए, ये दोनों डिफरेंट 2-3 चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। ऑक्सीजन शॉट्स तो खैर एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हो गए थे। इवन लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर कैफ़ेज़ बने हुए थे जो कि सर्व कर रहे थे ऑक्सीजन शॉट्स। ऑक्सीजन शॉट्स? हाँ जी। अच्छा, फिर तो बट ये है ख़तरनाक इसका। इट इज़ सून द हमारी जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, दे टुक नोटिस ऑफ इट एंड दे वर शट डाउन। कोई भी चीज़ जो है जो आप समझ लें एक एबनॉर्मली जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं हार्मफुल इफ़ेक्ट है ही है।
सो दे कैन अफेक्ट योर, जैसे आपने कहा कि कॉन्शियस लेवल अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी जजमेंट को इम्पेयर कर सकते हैं. सो और सबसे हैवी नशा इसको कहा जा रहा है क्योंकि प्रोलॉन्ग रहता है 3-3, 4-6 दिन तक. अब दैट डिपेंड्स कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही है या कुछ और भी केमिकल्स जो हैं वो मिक्स हैं. सिर्फ ऑक्सीजन शॉट्स होते हैं, प्योर ऑक्सीजन शॉट्स होते हैं. और सर इससे तो ये ब्रेन फट सकता है, दिमाग आपका, क्योंकि इतने केसेस सुनने में आए कि इससे बेहोश हो जाते हैं. मुझे एक पॉडकास्ट इस नशों के ऊपर करना था, तो मेरी पूरी रिसर्च हुई हुई है इसके ऊपर. मैं तो ये नशों के बारे में सुन के परेशान हूँ. बंदा बेहोशी के आलम में चला जाता है, और अगर होश भी होता है तो उसको अपना कोई होश नहीं होता सर. तो ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है. मुझे लगता है इससे दिमाग की नसें फट सकती हैं, दिल आपका एकदम से हार्ट अटैक हो सकता है आपको, क्योंकि दिल पे जोर पड़ सकता है. तो ये चीज़ें तो बहुत ख़तरनाक है सर. डेफिनेटली एनीथिंग जो कि इलिसिट है उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उन पे जितनी मर्ज़ी बात की जाए वो कम है. बेशक. ऑल दीज ड्रग बेस्ड जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, चाहे आप बाकी इलिसिट ड्रग्स, जैसे आपने शीशा का, शीशे के अंदर भी जो है वो, अब तो खैर शीशा भी बैन हो गया हुआ है और उसकी यूजेज बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई है. स्टिल आई कांट से कि बिल्कुल भी नहीं यूज़ हो रहा, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स के उसको एक नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो बैन करें एंड एटलीस्ट पब्लिकली सर्व ना करें. सो दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट. आई फील कि स्कूल्स के अंदर भी थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जो है वो चेक एंड बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज एट द स्कूल लेवल बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं भी अवेयरनेस होती, एंड अ गुड फ्रेंड अपेरेंटली कैन लीड यू डाउन दैट पाथ, एंड वंस यू आर ऑन इट तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक. सबसे मसला जो है वो इलिसिट ड्रग्स का यही है कि वंस यू आर ऑन देम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, एंड एट अ यंगर एज वंस यू आर एक्सपोज टू इट, तो आई थिंक इससे ज़्यादा कोई बंदा किसी और के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता.